आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इस्राइल जंग के हवाले से अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। जी हां, अमेरिका को अब सैंक्शंस लगा करके बद से बदतर हालत में पहुंचाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, ईरान का क्या ये बड़बोलापन है? लेकिन जी हां, जैसे 50 साल तक सैंक्शंस की हालत में ईरान को रखा गया करीब करीब, वैसे ही अब ईरान भी वो करने जा रहा है जो अमेरिका को सैंक्शंस जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। आपके सामने हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं, एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहे हैं जो अपने आप में बताएगा कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक फाइनेंशियल वॉर छेड़ रखा है। मेरे सहयोगी दिव्यांशु आपको बहुत सटीक तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। इसे गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है यहां पर। जी बिल्कुल इमरान जी, इसको मैं बताऊं विस्तार से, उससे पहले अनुरोध है कि इसको पूरा सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें सब चीजें हैं कि डॉलर आखिर काम कैसे करता है और ईरान ने जो अब कदम उठाने की कोशिश की है वो ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुछ देशों ने किया जरूर था, लेकिन ईरान उसे अंत तक पहुंचाना चाहता है, यानी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, ताकि अमेरिका की जो रीढ़ है, जो डॉलर है, रीढ़ समझिए उसे, वो टूट जाए और आगे आने वाले समय में इतिहास याद रखे कि किसी तरीके से अमेरिका ने वो गलती की थी जिसके बाद ईरान ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। जी शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे अगली एक स्लाइड दिखाइए। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि जब पैसा नहीं हुआ करता था, आखिर डॉलर शुरू कैसे हुआ, करेंसीज कैसे आई और क्या ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हो गया। सबसे पहले हम शुरुआत से ही समझते हैं कि आखिर जब पैसा नहीं था तो आखिर कैसे विनिमय होता था वस्तुओं का। तो हम सब जानते हैं कि पुराने समय में सामान के बदले सामान मिला करते थे। बिल्कुल, यानी आप हमें कोई ऐसी चीज दे दो, चावल आपके पास है, हाँ, और हमसे कुछ ले लो जो हमारे पास। लेकिन उसमें भी समझिए कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनका दायरा तय था। जैसे चावल के बदले गेहूं नहीं, उसके बदले कुछ और प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जी, कि मतलब उसी में वो मिलेगा। ठीक है, यही वो चीज हो गई राजाओं के समय में, जिसके कारण राजाओं को सोचना पड़ा कि यार अगर हमारे पास ये नहीं है तो दूसरा राजा या दूसरे देश से हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी जी, तो इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो सबने मिल बैठकर एक ऐसी चीज निकाली जिसका आप समझिए कि विनिमय के लिए मुद्रा जी, उसकी जगह पर उन्होंने सोचा कि जो चांदी सोना हुआ करता है, यानी धातु है, उन्हें ही हम करेंसी बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि सामान बहुत वजन लेके जाना पड़ता था, अगर दूसरी जगह पर जाना पड़ा तो उतना वो चीज लेकर आप कैसे जाएंगे, गेहूं चावल ये सब चीजें। तो उन्होंने करेंसी के जगह पे मुद्रा बनाया। ठीक है, वो मुद्रा क्या थी उनकी, सोना चांदी ऐसे धातु। अब जब आने वाले समय में धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ता गया तो कई देशों के साथ मतलब बृहद स्तर पर व्यापार होने लगा। ठीक है, अब क्या होने लगा कि आपको भर के सोना चांदी लेकर पहुंचना पड़ता था, तब जाके आपको कोई सामान मिलता था, खाने पीने की कोई भी चीज। ठीक है, तो वो भी चीज ऐसी हो गई कि बहुत भारी होने लगा कि नाव में बैठाकर आपको किसी तरीके से लेकर जाना है, फिर लेकर आओगे, और अगर ज्यादा मात्रा में चाहिए, पूरे देश के लिए चाहिए, तो कैसे लेकर जाओगे आप। फिर क्या हुआ कि समस्या ये होती है, तब लोगों ने सोचा कि इसका भी कोई उपाय किया जाएगा। तो करेंसी आती है, कागज, प्रतिभूति, यानी हम इसके बदले में आप सोना लेकर आओ राजाओं के पास, वो आपको कागज का टुकड़ा देंगे, उस पर गारंटी होगी उस राजा की कि ये उसी सोने की कीमत के बराबर है। ठीक है, अब समझिए कि आखिर कैसे एंट्री होती है अमेरिका की। 1944 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, उस वक्त क्या हुआ कि अमेरिका ने दिमाग लगाया। उसके पास शुरू से औद्योगिक चीजें हुआ करती थी, कृषि की चीजें, रक्षा के लिए कुछ चीजें उसने बनाकर रखा था। उसी वक्त अमेरिका जब लोगों के पास जरूरत पड़ने लगा, यूरोपीय कंट्रीज के पास, तो वो पहुंचते अमेरिका के पास कि हमें अभी ये सामान चाहिए। अमेरिका ने कहा कि ऐसा करो कि आपको चाहिए अगर, तो आपके पास सोना है, सोना हमारे पास रखो, सोना हमारे पास रखो, सामान हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, रक्षा के सामान चाहिए लेकर जाओ हमारे पास से, गोला बारूद जो चाहिए लेकर जाओ, खाने पीने की चीजें चाहिए वो भी लेके जाओ हमारे पास से। अब ये लोग पहुंचते हैं वहां पर, अपने गोल्ड को रखते हैं, सारे देश पहुंचते रहते हैं, भिड़ने वाला भी भिड़ाने वाला भी, लड़ने वाला लड़ाने वाला, सब कुछ जाते हैं अमेरिका के पास, सारी चीजें अपना रख देते हैं। अब धीरे धीरे उसके पास सोने का जो भंडार है वो बढ़ता जाता है। अब उसने सोचा कि हम सोना तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या इसका? कल को हो सकता है ये सब मांगने चले आए, तो हम कहां से देंगे जी। अब उसने दिमाग लगा लिया, 1944 के आसपास, आगे लेकर जाइएगा एक बारी और थोड़ा सा आगे लेकर जाइएगा, ये रुकिए यहीं पर।
ये एक जगह है, ठीक है, पीछे थोड़ा सा आइए जी। ये एक जगह है, इसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ओके। यहीं पर 1944 में एक समझौता होता है। ये अमेरिका में ब्रेटन वुड्स था। यहीं पर एक समझौता होता है। अमेरिका कहता है कि ऐसा करिए कि मैं करेंसी, मेरी जो डॉलर है, आप ऐसा करिएगा कि जब आप लोगों को आपका गोल्ड चाहिए तो मुझे डॉलर में, डॉलर $35 बराबर 1 ऑन्स गोल्ड, आप $35 मुझे देंगे, आपका 1 ऑन्स सोना मैं आपको दे दूंगा। तो देशों ने कहा कि ठीक है भाई, क्योंकि इसी के पास तो सब सोना तो धर के हम फंस गए, ठीक है, अब हमें जो भी चीज चाहिए तो इसके पास तो आना ही पड़ेगा। तो ये कहता है कि हाँ मेरी बादशाहत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का सामान पड़ा हुआ, मैंने मदद की थी। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वियतनाम में ये युद्ध लड़ते हैं जी। अमेरिका, लंबी जंग में हम सबको पता है कि अगर ये 10-20 साल, 1 साल अगर खिंच गया ना तो ये हार जाएंगे, और यही वजह हमने ईरान में देख रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल में वियतनाम में इनकी हार होने लगती है, इनका सब चीज खत्म होने लगता है। मतलब जितना भी गोल्ड पड़ा था, जो भी इनकी खाने पीने की चीजें थी, रक्षा के जो सामान थे, क्योंकि बनाते बहुत थे, लेकिन अब इनको भी जरूरत पड़ी आयात करने की, दूसरे देशों से मांगने की। फ्रांस उस वक्त दिमाग खेलता है। फ्रांस को पता चलता है कि अमेरिका के तो सोने का भंडार खत्म हो रहा है, वो हमारा सोना कैसे देगा जी। उसने तो वादा किया था कि हम आपको सोना देंगे, डॉलर दे देना हमें। अमेरिका उसी वक्त डॉलर पे डॉलर छापे जा रहा है, पर नियम क्या तय था कि जितना सोने का भंडार है उतना ही आप डॉलर छापेंगे, उतनी करेंसी आप छापेंगे, क्योंकि तभी दोनों का समन्वय बनेगा। बिल्कुल, नहीं तो एक चीज भारी होने लगेगी, एक चीज जो है वो गिरने लगेगा। तो फ्रांस कहता है कि ऐसा करो, हमारा गोल्ड हमें रिटर्न करो। अब अमेरिका को लगता है कि अब तो दिक्कत हो गई, गोल्ड कहां से देंगे, गोल्ड तो हमारे पास भी नहीं है उसका दर। अब वहीं पर उस वक्त के इनके राष्ट्रपति थे, पीछे लेकर आइए जरा एक बार जी, और इधर जाइए, इधर 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 पहले वाले पे एकदम आइए बाकायदा जी। ठीक है, ये निक्सन है, हमने दिखा है बाकायदा। उस वक्त 1971 में निक्सन ने क्या किया कि डॉलर को सोने से अलग कर दिया। जो व्यवस्था इन्होंने लागू की थी 1944 के आसपास, उससे कहा उसको रद्द कर दो, कैंसिल कर दो। लेकिन इनके लिए भी वो चीज भारी पड़ जाती है जी। अब ये था कि जब इन्होंने डॉलर से सोने को अलग कर दिया तो आया जो विनिमय दर था वो किस कदर आप करेंगे। आपने सोना भी ले रखा है लोगों का, सोना आपके पास है भी नहीं, तो इन्होंने क्या गेम खेला, ये पहुंचते हैं सऊदी अरब के पास, जो किंग है वहां के उस वक्त जी, उनके फैसल उस वक्त, हाँ जी, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे एक समझौता करते हैं। और वो समझौता था ओपेक के लिए कि ये जो भी अगर आप तेल बेचते हैं जो, और इसी वक्त मैं एक चीज और साथ में इंक्लूड कर देता हूं, यूरोपीय देश और अरब देशों के बीच युद्ध भी हुआ था, और उस वक्त ओपेक ने यूरोपीय कंट्रियों पे बैन लगा दिया था कि उनको ओपेक तेल बेचेगा ही नहीं। तो तेल यहाँ पे जाएगा नहीं यूरोप के पास, तो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी थी। अब ये पहुंचते जब यहाँ पर सऊदी अरब के पास, तो कहते हैं ऐसा करिए कि आप जो भी तेल बेचते हैं उसे डॉलर में बेचिए। ये पूछते भाई ऐसा हम क्यों करें, आपके लिए क्यों करें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से वैसे चिड़े हुए थे। इन्होंने कहा ऐसा क्यों करें, तो ये कहते हैं देखो युद्ध कभी भी हो सकता है, तो हमसे हथियार लो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम तेल निकालो, बस तेल निकालते रहो, तेल बेचते रहो, लेकिन वहां पे जो करेंसी होगी, जो विनिमय की दर होगी, वो डॉलर पे तय करो। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर तो, लेकिन यहां भी गेम अमेरिका का शुरू से खेलता रहा। सऊदी कहता अगर डॉलर हम लेंगे आपसे तो उस डॉलर का करेंगे क्या। इसने कहा हमारे यहां लाओ, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, फायदा ये होगा कि तुम्हारे यहां फिर हम भी इन्वेस्ट करेंगे, दूसरी तुम्हारी रक्षा सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि फिर हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हो और तुम पर हमला कर दें, तो तुम क्या करोगे। ये लोग लड़ना शुरू से सीखे नहीं है, शुरुआत में था भले, लेकिन धीरे धीरे ये पंगु होते चले गए। आगे बढ़िएगा जी, आगे बढ़ते जाइए। अब ऐसे में जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी है, हाँ, उसको इस बार ईरान ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया, हाँ, है, और आगे के लिए उसे ध्वस्त कैसा किया जाए उसका बंदोबस्त भी कर लिया है। बिल्कुल वही चीज, उसी पे मैं आ रहा था धीरे धीरे कि अब वहीं से ये चीज डॉलर की शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ कि अमेरिका के डॉलर की मांग बढ़ने लगी जी। जिनके पास डॉलर नहीं था उन्हें डॉलर खरीदना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तेल लेना है। तेल सबसे जरूरी सेवाओं में से एक चीज है कि उसी के बदौलत कंट्रीज चलती हैं, देश चलते हैं, और यही वजह थी कि हम भी उसी लत में आ गए कि हमें भी डॉलर चाहिए भाई, चीन को भी चाहिए, रूस को भी चाहिए, सबको चाहिए था उस वक्त। तो सब लोग करते हैं कि डॉलर में भाई डॉलर ही देना उसको, सऊदी बिना डॉलर के तेल नहीं देगा। सबने डॉलर खरीदना शुरू किया, डॉलर की मांग बढ़ने लगी, और जब मांग बढ़ती है तो अमेरिका डॉलर पे डॉलर छापते गया, और यही वजह है कि वो शुरू से खेलते रहा। और आगे एक जरा इमेज दिखाइएगा, यही खेल वहीं से शुरू होता है। जो भी राष्ट्रपति रहा इसी तरीके से इनको नचाते रहा और डॉलर को मजबूत करते रहा। अब पीछे आइए,
जी। अब यही वजह थी, अब चीन ने जो है वो पकड़ा। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, हो सकता है पता नहीं अभी तक ये चीज का हुआ कि नहीं, किसी ने जोड़ा कि नहीं, कि डॉलर को चुनौती देने वाले वो देश भी समझिए जी। इसमें चीन, रसिया, ईरान, वेनेजुएला ना, इसके अलावा एक ईरान जिसका मैंने नाम लिया, इराक। जी। इराक को ध्वस्त किया जी। वेनेजुएला को हड़प लिया। अब कोई इनको देश कमजोर में जो मिल रहा था, इन्होंने जिस हिसाब से सोचा था वो सिर्फ ईरान था। इस जंग के पीछे की करतूत ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ब्रिक्स, हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी खबरें देखी थी कि रूस चाहता है किसी तरीके से, चीन चाहता है, उसमें भारत का भी नाम शामिल था कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि डॉलर को हम एक तरीके से हटाएं, उसकी जगह पे किसी नई मुद्रा का गठन किया जाए। रूस भी कहता था कि हमारा भी लेके आओ रूबल, और चीन कहता है कि हमारा भी लेकर आओ, हम भी तैयार हैं यूएन को, उसको रिप्लेस करने के लिए डॉलर को। लेकिन इसमें मजबूती के साथ ये खड़े थे, ब्राजील खड़ा था, इंडिया पर इन्होंने सैंक्शंस लगाए जी। रूस पर पहले ही लगा चुके हैं ये, चीन को बहुत तरीके से चुनौती देते ही रहे हैं, इस पे भी बहुत तमाम तरीके के सैंक्शंस लगाने, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पे जोर देते रहे। तो बचता कौन था जिस पर सैंक्शंस भी लगे हुए थे, पहले से ही लगे हुए थे। अब इसको रोकने के लिए क्या कारण था? सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध बचता है। तो एप्स्टीन के अलावा आप समझिए कि जो डॉलर को चुनौती देने के लिए ईरान पर हमला बोला गया, इन्होंने समझा सबसे कमजोर में मुझे मिल सकता है तो वो ईरान मिलेगा, बाकी लोग डर जाएंगे, बाकी लोग। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। हाँ। अब ईरान ये कह रहा है कि हम अब जहाजों के लिए कह रहा है, हाँ। सारे देशों के लिए कह रहा है, हाँ। ठीक है आपको जहाज निकालना है तो आप हॉर्मुज़ से निकालिए, हाँ। लेकिन आप हमें फीस जो भी पे करेंगे उसकी, वो आप चाइनीज करेंसी जो है उसमें करेंगे। इतना ही नहीं, जिसको पे कर रहे हो आप उसको युआन पे करो, जो रसीद है वो हमें दिखनी चाहिए कि आपने किस करेंसी में पे किया है, तभी हम जहाज निकाल देंगे। चीनी करेंसी में अगर पे किया है तभी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेगा। मुझे तो दो ही दो फीस, लेकिन साथ में ये भी मतलब ईरान दुनिया को ये सिग्नल दे रहा है कि तुम आप डॉलर छोड़ो और युआन पर आओ। हाँ, क्योंकि अभी जो गठजोड़ मजबूत है जी, वो चीन का है, और चीन की काफी मदद भी मिल रही है, कहा जा रहा है इस जंग में 90% तक तेल यही खरीद रहे हैं। मतलब सबका सब जो एक तरीके से देखा जाए तो वो चीन है। रूस अभी उस स्थिति में नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो 4 साल से जंग लड़ रहा है, और यही वजह है कि रूस ने थोड़ा सा किनारा जरूर करके रखा है, क्योंकि उसे भी लड़ाई लड़नी है, उसे यूक्रेन के साथ सीजफायर भी करवाना है थोड़ी। लेकिन अगर ऐसा हो गया और आगे आने वाले दिनों में इस पर काम हो गया तो ईरान जैसा अब फाइनेंशियल जो वॉर छेड़ चुका है अमेरिका के खिलाफ, तो ऐसे में तो पूरे इनके जो जितने भी खजाने हैं वो ठप पड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, और एक बड़ा जो क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जो ईरान अब चाह रहा है। हाँ। क्योंकि ईरान को बुरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई है और दुनिया के सामने ये काम किया गया है, उसका बदला ईरान इस तरह से लेगा कि डॉलर की जो निर्भरता है, डॉलर इकोनॉमी को, उसको कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज दे रहा है वो। बिल्कुल, यही वजह है ना कि सोचिए आपकी डॉलर इतनी तेजी के साथ मजबूत होते जाता है, सभी को जो भी आप कुछ भी आयात करते हो, निर्यात करते हो, सब कुछ काम डॉलर में चल रहा है। जो तमाम बैंक्स हैं उन्हें डॉलर को रिजर्व करके रखना पड़ता है। हमारे देश में भी आरबीआई ऐसा काम करती है ताकि जब हमारे यहाँ से कोई सामान इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, तो वो डॉलर के थ्रू ही होता रहता है जी। तो यही वजह है कि अब ईरान ने कमजोर नस को पकड़ना शुरू कर दिया है, और उसने सोचा है कि देखो युद्ध ना अमेरिका और इस्राइल का कोई ठीक नहीं है, ये आज वादा कर देंगे, वो मंच पे कर देंगे, चलो हम ऐलान करते हैं कि हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम कभी इन पर हमला नहीं करेंगे, फिर वही पता लगा, लेकिन ये फिर से 10 साल बाद फिर वही हरकत। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इनका पक्का इलाज करने की कोशिश कर रहा है ईरान, और अगर ऐसा हुआ तो रिपोर्ट्स बताती हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका के जो बॉन्ड हैं उसका इंटरेस्ट हाई होना शुरू हो जाएगा, और एक तरह से पूरी तरह से बड़ा नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को होना शुरू हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड लेवल पर। बिल्कुल, और इसका ये एक ऐसा फाइनेंशियल वॉर होगा जो अमेरिका को इस जंग से भी बड़े घाव देगा। यही कारण है ना, मैंने बताया ना कि दुबई वगैरह या माफ कीजिएगा सऊदी या यूएई या फिर कतर, ओमान जैसे देशों को इनको यही लालच है कि आप ट्रेजरी बॉन्ड खरीदो। ट्रेजरी बॉन्ड यानी एक प्रतिभूति है उनकी कि आपने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो रोड पर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है, या हमारे रक्षा उद्योगों में किया है, आपने किसी और चीज में किया, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेजरी बॉन्ड देते हैं वो एक तरीके का, जिससे खरीदते हैं लोग। भारत भी खरीदता है, चीन ने भी खरीद रखा है, कई ट्रिलियन डॉलर की खरीद रखे हैं इन लोगों ने। तो यही वजह है कि जब ट्रेजरी बॉन्ड की मांग जो है वो गिरने लगेगी, जो कंट्रीज है वो सऊदी वगैरह अगर देखते हैं कि जैसे युआन में ही चला गया, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि जो हमने बॉन्ड खरीदा भाई, हमारा रकम हमें दे दो, हमें नहीं लेना है आपका, क्योंकि अब तो सारी चीजें युआन में होने लगी। हम तेल भी बेचेंगे तो हमें मजबूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो गुजरेगा, मुझे युआन दिखाना पड़ेगा उन कंट्रीज को। तो आप जो ट्रेजरी बॉन्ड्स आपने जारी किए हैं वो सब कुछ हमारे रिटर्न कर दो, हमें नहीं चाहिए, अपना डॉलर रखो,
हमें वापस कर दो हमारा गोल्ड। जी जी जी। और यही कारण है कि ये बहुत बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सैंक्शंस वाला जो खेल खेला ना, ऑयल के सहारे सऊदी अरब जैसे देशों को मिला के, ईरान उसी की काट लेकर आया। वही ईरान समझ गया है कि देखो युद्ध तो ये कभी भी लड़ लेंगे, ये कभी भी आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुके हैं, इनकी रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, आप कितने दिन तक लड़ेंगे ये भी समझ के चलिए। और लंबी जंग में हालांकि अमेरिका भी बहुत दिक्कत होती है उससे, लेकिन आप समझिए कि इस वक्त अमेरिका वो एक महाशक्ति है। लेकिन आप सोचिए कि ईरान ने कितनी लंबी तैयारी की होगी कि वो अपने हर स्टेप को धीरे धीरे निकाल रहा है। उनकी तैयारियों का एक हिस्सा ये भी रहा होगा कि वक्त आएगा तो हम फिर इनके ऊपर फाइनेंशियल वॉर शुरू करेंगे, तो वो अब स्थिति में आ गया है। मतलब उनका एक प्री प्लान था, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत सालों की है और वो इसी मोड में थे, तो वो हर स्तर पे पहले उन्होंने लड़ा, अब इधर से ये वाला वॉर भी शुरू कर दिया है और अभी भी लड़ रहे हैं, फिर अपने और भारी हथियार निकालेंगे, जैसा कि दिख रहा है, जैसा कि पूरा इस वॉर का हम 15 दिन से देख रहे हैं। तो बहुत ही समझदारी के साथ, हड़बड़ी में ईरान नहीं लड़ रहा है, बल्कि बहुत समझदारी के साथ। जाहिर तौर पर दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसे, जैसा कि वो हमेशा कहते थे, इमाम खामनी भी कहते थे और उनकी IRGC भी कहती कि जानों के नजराने तो पेश करने पड़ेंगे, वो तो तय है, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुश्मन को इस हालत में ला देंगे कि दोबारा इस तरह की जुर्रत करने से पहले वो 100 बार सोचे और बार बार कदम पीछे खींचे। ये उनकी रणनीति है और वो इस पे काफी हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दिवांशु, आपने बहुत अच्छा समझाया और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस पर कमेंट जरूर करेंगे, और जिस हिसाब से आपने प्रॉपर इसको एक शुरू से आखिर तक समझाया, वो बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से, वो भी लोगों को पसंद आएगा। हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इमरान खान के साथ, दिव्यांशु के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।